चलिए अब खबरें विस्तार से। बता दें कि नए नियमों के साथ अब होगा विधानसभा सत्र आहूत। सत्र के संचालन में झंडा बैनर नहीं ले जा सकेंगे नेता। सदन में मोबाइल ले जाने पर भी रोक रहेगी। बता दें कि सत्र के संचालन में झंडा बैनर नहीं ले जा सकेंगे नेता और मोबाइल ले जाने पर भी रोक रहेगी। पिछले सदन में ही किए गए थे बदलाव। इस सत्र के दौरान लागू होंगे नियम। 28 नवंबर से होगी शीतकालीन सत्र की शुरुआत। प्रियम पाठक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, देखिए अब जो नया सत्र शुरू होने वाला है उसमें नए नियमों का भी इंतजाम किया गया है। नए नियमों के साथ ये सत्र चलेगा। बिल्कुल स्वीटी, देखिए यूपी विधानसभा में जो नई नियमावली है वो लागू हो चुकी है और वो पूर्ण रूप से लागू जो हुई है उसके बाद से अब ये पहला ऐसा सत्र होगा जहां पर नई नियमावली के तहत विधानसभा की कार्यवाही जो है वो संचालित होगी। 28 तारीख से यूपी विधानसभा कार्यवाही जो है वो संचालित होगी। 28 तारीख से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसी सत्र के में जो है वो सरकार अनुपूरक बजट लेकर आएगी और माना जा रहा है कि 42,000 करोड़ रुपए का ये जो है वो अनुपूरक बजट होगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। खास बात यह है कि नई नियमावली जो है इस बार लागू हो चुकी है और इस नई नियमावली के तहत बैनर पोस्टर को लेकर जो है वो अंदर सदन के अंदर जो है वो वहां के सदस्य लेकर नहीं जा सकेंगे। मोबाइल जो है वो अंदर नहीं जा सकेगा और नई नियमावली के तहत जो पूरी विधानसभा की कार्रवाई है वो चलेगी। इससे पहले तक की जो नियमावली थी वो कई साल पुरानी थी और वो नियमावली के तहत ही विधानसभा की कार्रवाई जो थी वो चल रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से 2 साल पहले जो है ई विधानसभा सिस्टम जो है वो लागू किया गया, पेपरलेस विधानसभा को किया गया और अब जो है इस विधानसभा के अंदर नई नियमावली भी लागू कर दी गई है और इस नई नियमावली के तहत अब सत्र का जो संचालन है वो किया जाएगा। बैनर, पोस्टर या और कोई भी चीजें जिसमें स्लोगन लिखा हो तो वो नहीं ले जाए जा सकेंगे। यानी कि सदन की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा चल सके, सदन के अंदर हंगामा ना हो या उसकी जो मर्यादा है उसका उल्लंघन ना हो, इन सभी चीजों का विशेष तौर पर अब ध्यान रखा जाएगा और इसीलिए ये नई नियमावली जो है वो लागू की गई है ताकि सदन की जो कार्रवाई है वो ज्यादा से ज्यादा चले, ताकि जो असल मुद्दे हैं उन पर ज्यादा चर्चा हो सके, ना कि हंगामे के बीच में सदन का जो समय है वो व्यर्थ हो। तो इसलिए ये नई नियमावली जो है वो लागू करी गई है। 28 तारीख से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें नई नियमावली के तहत सदन जो है वो कार्रवाई सदन की जाएगी। प्रियम, चूंकि आप यूपी के राजनीति को बहुत करीब से देखते आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नए नियमों के तहत और इसके बाद जो है ये सदन की कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी, आराम से चल सकेगी, क्योंकि हंगामा तो हर सत्र में देखने को मिलता है। देखिए हर सत्र में हर सदन जब भी शुरू होता है तो उसमें विपक्ष का हंगामा देखने को मिलता रहा है और चाहे विपक्ष में कोई भी सरकार कोई भी पार्टी रही हो, सत्ता में किसी की भी पार्टी रही हो, तो विपक्ष के जो नेता होते हैं, जो पार्टियां होती हैं वो विरोध करती ही हैं। अभी तक जो क्या था कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा से लेकर वो बैनर, पोस्टर या ऐसे विरोधी जिसके जरिए वो अपना विरोध को दर्ज कराते हैं उन चीजों को लेकर सदन के अंदर तक जाया करते थे। तो अब नई नियमावली के तहत नया नियम जो है वो लागू किए गए हैं। पुरानी नियमावली को संशोधित किया गया था, अब जो है वो नई नियमावली लागू करी गई है और उसके तहत इन सभी चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। इन सबके पीछे का मकसद है कि जो एक गरिमा है सदन की वो बरकरार रहे, उसके अंदर हंगामे ना हो या जिस तरीके से कई बार देखने को मिलता है कागज फेंके जाते थे, वो सब चीजें जो है ना देखने को मिले। तो सदन की कार्रवाई सदन के तरीके से चल सके, उसकी जो गरिमा है उसका पूरा सम्मान हो और इसलिए ये नई नियमावली जो है वो लागू करी गई। तो कहीं ना कहीं इसका साफ तौर पर जो है वो एक सकारात्मक प्रभाव जो है वो सदन की कार्रवाई पर पड़ेगा और इसका देखना होगा कि किस तरीके से चूंकि पहला सदन होगा जब ये इस तरीके से नई नियमावली पूर्ण रूप से लागू हो रही है, तो इस बार जरूर ये देखना होगा खास कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है पिछले जो जितने भी सदन आयोजित हुए उनके मुकाबले इस वाले सदन में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियम तमाम जानकारियों के लिए। और प्रयागराज में पुलिस की ऑक्टोटॉपस टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां धूमनगंज थाना क्षेत्र के दामोपुर कसारी मसारी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक 10,000 का इनामी गौ तस्कर है मोहम्मद खुसरो और दूसरा ताहा है।
दरअसल देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की तो दोनों गौ तस्कर ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दोनों को घायल कर दिया। तस्करों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से तमंचा बरामद किया गया। गौ तस्कर मोहम्मद खुसरो पर कई गंभीर धाराओं में दुमनगंज थाने में कई मुकदमे दर्ज है। इसको अभी पर्ची नहीं कटी है यार। रायबरेली में 6 दिन पहले सराफा व्यवसायी से हुई 65 लाख की लूट के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया। मामला लालगंज का है, जहां सराफा मंडी के 2 व्यापारी 19 नवंबर को एक सराफा व्यापारी से बाइक सवार बदमाश बैग छीनकर फरार हो गए, जिसके खुलासे के लिए पुलिस ने कई टीम लगा रखी थी और खुलासा होते ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। मुखबिर से ये सूचना मिली कि इमरान और उसके 2 अन्य साथी रिजवान और दिलशाद ये रात में जहां लालगंज में रहते हैं वहां से भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर हमारी टीम लगी और इनकी घेराबंदी की। लालगंज के बाहर कानपुर जाने वाले मार्ग पर सातनपुर मोड़ पर एक बाइक अपाचे के साथ ये देखे गए। पुलिस ने इनको घेरा और घेरने के बाद गिरफ्तारी के लिए कहा। इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। बदले में और बचाव में पुलिस ने इन पर फायरिंग की, जिसमें इमरान जो चमनगंज का कुख्यात हिस्ट्री सीटर है और इस पे 15 अभियोग पंजीकृत हैं, उसके पैर में गोली लगी। उसको तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया और 2 अन्य अपराधी भागने में सफल रहे, जिसके पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगाई गई हैं और हम उनको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां कार सवार दबंगों ने बाइक सवार को जमकर पीटा है। बता दें कि बीच रोड पर बाइक रोककर दबंगों ने युवक को पीटा। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद कार सवार दबंग मौके से फरार हो गए। मामला बिवार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के टिकारी नानू गांव में 30 दिन पहले एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए डीएम हर्षिता माथुर को तहरीर दी थी, जिस पर डीएम के आदेश पर पुलिस प्रशासन की टीम ने शव को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 23 तारीख को एक बच्चे का मर्डर हो गया था, जिस कारण से पिता अज्ञानता बस डेड बॉडी को दफन कर दिए थे और डीएम साहब एसपी साहब की मदद से आज ये संभव हो पाया है कि आज डेड बॉडी निकाली जा रही है, निकाल के पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। तो इसमें कप्तान साहब का और डीएम साहब का बड़ा सहयोग रहा है और निश्चित ही अब पीड़ित को न्याय मिलेगा, इस उम्मीद के साथ ये डेड बॉडी को निकलवाया गया है, क्योंकि इसके साथ जो मारपीट की गई है कुछ दबंगों द्वारा पंडाल में, माता रानी के पंडाल में बच्चे को मारा गया था, लेकिन पिताजी को इनके पता नहीं था, जिस कारण से बॉडी को दफन कर दिया था। आज बॉडी को निकाल के पोस्टमार्टम के लिए आज ले जाया जा रहा है। निश्चित ही पीड़ित को न्याय मिलेगा। राजस्थान में कड़ी सुरक्षा के बीच 200 में 199 निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला है और दोनों दलों के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, तो कांग्रेस का कहना है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार जो है वो दोहराई जाएगी। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले चुनावी रण में दिग्गज उतरकर अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं और जमकर मतदान कर रहे हैं। हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर में राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट वोटिंग करते हुए नजर आ रही हैं। चौथी तस्वीर में पूर्व सीएम और बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया नजर आ रही है। 5वीं तस्वीर दिया कुमारी की है, जिसमें वो वोट कास्ट कर रही है। 6ठी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मतदान स्थल पहुंचकर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड बार रिपीट होगी, ये निश्चित है।
क्योंकि माई बाप तो जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था, केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। तो अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं, लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का। बिरोड़ा मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाने जा रही है। आज मतदान का दिवस है। आपको लग रहा है कि मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, लोकतंत्र की ताकत नजर आ रही है ना साफ साफ। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके। निश्चित रूप से आज राजस्थान में भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए, राजस्थान में बढ़ते अपराधों की मुक्ति के लिए, राजस्थान में बढ़ते जो बलात्कार की घटना है उनको उसकी मुक्ति के लिए और तुष्टीकरण से मुक्ति के लिए हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसा मतदान किया है कि भविष्य में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने जो पिछले 5 साल के अंदर झेला है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हुआ। इसलिए राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित रूप से मतदान हो रहा है और 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर उत्साह भी है और प्रचंड बहुमत के साथ बाकी जगह के जहाँ तक सवाल है, यहाँ का चुनाव एक तरफा है और चौथी बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चौका लगेगा और बारी से लगेगा। मैं 13वां चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन इतना आराम से मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा जो इस बार मैंने लड़ा। और मैंने कहा ना, इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की प्रजा चुनाव लड़ रही है। मैं तो आराम से अपने हाल में मस्त हूँ। निश्चित रूप से मजबूत है और खाली मजबूत नहीं, हमने इतने बड़े विकास के काम किए हैं इस क्षेत्र में। 2,500 करोड़ की केनाल गंगड़तलाई क्षेत्र में लाना, 1,000 करोड़ के अनाज के ऊपर एनीकट का निर्माण होना, 13 अरब रुपया माही का देना, गंगड़तलाई और आनंदपुर में राजकीय महाविद्यालय खोलना, कोर्ट यहाँ पे खुलना, नदी के ऊपर अब कोई पुल बाकी नहीं रहता जो नया बनाना पड़े। इतने इस क्षेत्र में पुल नदी पे बन गए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।